नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं एक साल के अपने करंट अफेयर को फॉर आरएएस 2021 और यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख रहे हैं और साथ-साथ में उनके हम एमसीक्यूज़ भी करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यहाँ पे। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारे सामने। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई देखने को मिला है। ठीक है, 9.2 हो गया है जीडीपी के 2020-21 के हिसाब से अगर हम बात करें। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? इकोनॉमी की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरएएस एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आरएएस आपसे पूछ सकता है इकोनॉमी के स्टैटिक में। और जब फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्ड हाई चला गया है 9.2, तो आम बात है फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का यहाँ पे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होता है फिजिकल डेफिसिट? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब सरकार ने जितना खर्चा किया है और जितनी कमाई की है, उन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हैं, बट उस कमाई को छोड़ के जो उसने बोरोइंग यानी उधार ली है। तो असल में हम बात करें फिजिकल डेफिसिट, बस सीधा कुछ नहीं होता, ये आपका बचा क्या आखिर में, ये आपका एक तरीके से उधार ही है। ठीक है, तो जो उधार लिया गया है वही यहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट एक तरीके से आ जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे सरकार ने जो उधार लिया है वो 9.2 के आसपास परसेंट चला गया है हमारी जीडीपी के। तो ये काफी ज्यादा हो गया है। इसका टारगेट हमने बहुत कम सेट कर रखा है, 3/4 सेट कर रखा है, वो यहाँ पे आपका 9.2 जा रहा है। इसी के तरीके से कुछ और डेफिसिट होते हैं, जैसे आपका रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो बात करते हैं ये कैसे डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब यह है कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार ने किया और उसे रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना पैसा मिला। समझने वाली बात है, ये दोनों को भी हमें समझना होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार ने खर्च किया है केवल सैलरी और बाकी सब चीजों में, यानी ये दैनिक खर्चा आप कह सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। किसी भी तरीके का कैपिटल का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो पैसा होता है जिसके जिसको सरकार देने के लिए क्या नहीं होती, लायबल नहीं होती, किसी तरीके की कोई लायबिलिटी नहीं होती सरकार के पास। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। असल में सरकार के पास हमेशा एक दबाव होता है कि वो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो करे वो करे कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। तो सरकार यहाँ पे जब कोई भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरीके से देती है, तो यहाँ पे वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साइड में चला जाता है। और सरकार यहाँ पे ये कहती है, केंद्र सरकार, कि ऐसा तो है नहीं कि जब हमने राज्य सरकारों को किसी भी तरीके से अ, एक मिनट रुकिएगा, किसी भी तरीके से अगर पैसा दिया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने खर्च ना किया हो, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो उसे अगर आप निकाल देते हैं फिजिकल डेफिसिट में से, तो आपको निकल जाता है यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि कितना पैसा आप उधार ले रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो मान के चलिए, तो इट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। समझने वाली बात है कि सरकार यहाँ पे जो कर्ज ले रही है, उस कर्ज में जो कर्ज पुराना कर्ज लिया है, उस पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कितना और कर्ज ले रही है ब्याज दर को भरने के लिए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अप्रैल में यहाँ पे कोर सेक्टर का जो आउटपुट रहा था वो 56.1% रहा। ठीक है, कितना रहा? 56.1 बेस बायोस रहा है। तो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री जो है, ये काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली लॉकडाउन इम्पैक्ट की वजह से। तो बात करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो है आपका क्या नाम है, आईसीआई, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज, उनको हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये है आपकी कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट
और फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर। तो ये सारी की सारी आपकी आ जाती है क्या, आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो इन्हीं को मेन देख के यहाँ पे सब कुछ आपका निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीआई जो है आपका हर मंथ निकाला जाता है, ठीक है, हर मंथ इसे निकाला जाता है। और यहाँ पे जो है अभी देखा गया है कि इसमें 56% का यहाँ पे क्या देखने को मिला है, आउटपुट रेशो देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है युवा, तो पीएम स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यूथ ऑथर्स। तो यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि जो ये यूथ ऑथर्स होते हैं, जो नए लेखक हैं, उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जाए, उन्हें यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ताकि यहाँ पे हमें नए ऑथर्स यहाँ पे मिले और हम आगे चल के, आम बात है, बहुत अच्छी किताबें पढ़ पाएँ, बहुत अच्छी स्टोरीज को देख पाएँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके यहाँ अंडरटेकिंग में की जा रही है। तो ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है युवा, और ये किससे रिलेटेड है, यंग ऑथर्स से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, कि इफ्को ने यहाँ पे वर्ल्ड की पहली नैनो यूरिया जो है उसको यहाँ पे लेके आया है। तो इफ्को क्या लेके आया है, इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स एट नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, कहाँ पे, कैलोल गुजरात में। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो आपका कैलोल गुजरात में है, वहां पे इसे यहाँ पे लॉन्च किया है, पहली नैनो यूरिया लिक्विड। बात करते हैं CWUR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में, यहाँ पे IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस पूरी लिस्ट में टॉप किया है इंडिया से, और पूरी क्या नाम है, पूरे वर्ल्ड से हार्वर्ड ने यहाँ पे CWUR की जो रैंकिंग है उसमें उसने टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नितिन राकेश और जेरी विंड्स ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। और यहाँ पे इसे वुमेन क्या मिला है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इन दोनों के द्वारा जो ये किताब लिखी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसको यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं कुलदीप सिंह। तो सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह जो है, उन्हें यहाँ पे अब आपको क्या बना दिया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए बना दिया गया है। तो पहले ये सीआरपीएफ के डीजी थे, अब यहाँ पे ये क्या बन गए हैं, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ध्यान रखिएगा, आरएएस को ऐसे क्वेश्चन पूछने में बहुत मजे आते हैं, पिछले साल भी उन्होंने इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा भी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट आ रहा है, एनसीपीसीआर ने यहाँ पे बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अगर हम देखें, ये बाल स्वराज पोर्टल क्या है, ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी तरीके से कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं। किसी भी तरीके से कोविड-19 से अगर अफेक्टेड हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाल स्वराज पोर्टल फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे, टोबैको डे नहीं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसे बनाया जाता है यहाँ पे 31 मई को, ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के बीच में कि वो यहाँ पे स्मोकिंग को क्विट कर दें और लाइफ को चुने। और इसी तरीके से इस तारीख को बहुत, जैसे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसे पैशन के तौर पे या फिर कुछ और कुछ ना कुछ पैशन मान लेते हैं, कुछ लोग इसे यहाँ पे मतलब एक तरीके से मान लेते हैं कि ये हमें मतलब थोड़ा टूट टाइप कूल दिखाता है। और खासकर यहाँ पे यंगस्टर, जो एकदम यंग जनरेशन होती है, यंगस्टर को ऐसा लगता है कि इससे क्या नाम है, वो थोड़े कूल दिख रहे हैं और उन्हें सही से इसकी नॉलेज नहीं होती। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड नो टोबैको डे में। और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि लोग यहाँ पे टोबैको स्मोकिंग से बाहर आ सके। इस बार की जो वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे है, थीम है, उसका नाम है कमिट टू क्विट। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, कमिट टू क्विट, इसकी यहाँ पे थीम सेट की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कमिट टू क्विट। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम ऑफ गार्डियन मिनिस्टर्स। तो आसाम गवर्नमेंट, अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट ने यहाँ पे
सिस्टम ऑफ गार्डियन मिनिस्टर्स को स्टार्ट किया है, तो वो है आसाम गवर्नमेंट। किसने? आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसे किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक बुक है जिसका नाम है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। इसको यहाँ पे लिखा है विक्रम संपत ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सावरकर का रोल पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी ज्यादा रहा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है द कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 66। तो इस किताब के लेखक कौन है? विक्रम संपत। तो दोस्तों यहाँ पे आज के जो हमारे करंट अफेयर का ये सेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का, इसे हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।